लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। विपक्षी दलों के नेता सार्वजनिक मंचों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। देश का संविधान खतरे में है। इन नेताओं की ओर से मोदी का भय दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये नेता अपने डर को छिपाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और क्यों इन नेताओं को वोटर्स के विवेक पर भरोसा नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए और ये भी जानिए कि अगर मगर की स्थिति में क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। समाज ने मुझे यहां सोने के लिए नहीं भेजा है, मौज करने के लिए नहीं भेजा है, प्रधानमंत्री पद को एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है। काली मजदूरी करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, देश के लिए जो कर सकता हूं वो करने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा। कई विपक्षी दल मोदी का खौफ दिखाकर वोटरों को अपने पाले में करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का यह बयान ही ले लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई तो देश में फिर कभी चुनाव ही नहीं होगा, लेकिन अपने डर से देश को डराने से खुद ऐसे विपक्षी दलों पर ही सवाल उठ सकते हैं। देश में जो माहौल है आघोषित इमरजेंसी का, जिस प्रकार से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लगातार जो है एक तानाशाह के तौर पे अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में जिस प्रकार से नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, किसान आत्मदाह करने पे मजबूर हैं, और ये जो गठबंधन जो लालू जी ने जो कल्पना करने का काम किया था, आज जाकर के जो साकार हुआ है, हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि देश हित में ये आप लोगों ने कदम उठाने का काम किया है, संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, और देश पे जो खतरा जो मंडरा रहा है, आप देखिएगा जो अंग्रेजों के जो गुलाम रहे, आज वो देश पे सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। विपक्षी दल इस तरह से डरा रहे हैं कि अगर इस बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो चिंता तेजस्वी यादव को सता रही है, क्या वही चिंता देशवासियों के अंदर भी है? क्योंकि आखिरकार वोट तो 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को ही करना है। अगर ऐसा है तो शायद गठबंधन की वैसे भी कोई खास जरूरत नहीं है। तब वोटर बीजेपी के सामने जो जहां मजबूत दिखेगा उसे ही चुन लेगा। लेकिन सच शायद ऐसी बातों से कोसों दूर है, और सच यही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता के भरोसे पर ना तो इतनी अव्वल हुई है और ना ही इतनी निरंकुश कि वो देश में चुनाव ना होने दे और लोग चुपचाप देखते रहें। देश वोट करने जा रहा है और सारे पक्षों की अच्छाइयों या बुराइयों को देख भी रहा है और परख भी रहा है। सवाल तो ये भी हो सकता है कि क्या हार के डर से बिहार में महागठबंधन हुआ है? हालांकि इस महागठबंधन को अमली जामा पहनाने में कितना समय लगा और किस तरह सीट बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई, उसको भी देश ने बखूबी देखा। क्योंकि अगर मोदी का आना देश के लिए खतरा है तो फिर महागठबंधन में शामिल पार्टियां कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? वोटर्स पर भरोसा ना करना कितना सही? भारत जैसे देश में किसी का चुनकर आना लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे हो सकता है? विपक्षी बिखराव की वजह से अगर एनडीए के दल कुल 35 से 40% या इससे भी कम वोट लेकर दोबारा सत्ता हासिल कर लेते हैं, तो भी हम इसे लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे बता सकते हैं? उन वोटर्स पर अविश्वास करना जिसे 5 साल में एक बार अपने वोट का जैसे चाहे वैसा प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। दांव पर कांग्रेस की साख। देश में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका प्रदर्शन इस बार के आम चुनाव में ठीक ठाक रहना तय माना जा रहा है। इनमें यूपी के अंदर एसपी बीएसपी भी शामिल हैं। ऐसे ही आंध्र और तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस मजबूत हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पहले के मुकाबले नुकसान हो सकता है।
लेकिन उनके खाते में अच्छी खासी सीटें जाती दिख रही हैं। तमिलनाडु डीएमके और महाराष्ट्र में एनसीपी पहले से मजबूत हैं और इन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन का लाभ भी मिलने वाला है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का कुछ दांव पर है तो वो कांग्रेस ही है। बावजूद इसके पार्टी ने कई राज्यों में अकेले मैदान में जाने का फैसला किया। बहुमत से दूर वाली एनडीए सरकार वर्सेस जोड़ तोड़ वाली बीजेपी विरोधी सरकार। अगर देश में मोदी के लिए अंडरकरंट चल रहा है तो वैसे भी उनके विरोधियों को इस बार ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसको देखने के दो तरीके होते हैं। एक व्यक्ति देश को देखता है और कहता है ये देश मेरा है। दूसरा व्यक्ति देश को देखता है और कहता है मैं इस देश का हूं। एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है मैं इसका हूं। यह फर्क है आरएसएस में और हम में। अब देखिए, और मैं गहरी बात बोल रहा हूं, जब तक इन्होंने हिंदुस्तान में राज नहीं किया तब तक इन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को सलूट नहीं मारा। अगर इस देश की कमान उनके हाथ में नहीं है तो ये इस देश के नहीं हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। लेकिन बीजेपी के अकेले बहुमत से दूर वाली एनडीए की सरकार, जिसके आसार अच्छे खासे दिख रहे हैं, या फिर जोड़ तोड़ करके बनाई गई बीजेपी विरोधी सरकार, इन दोनों में से कांग्रेस के भविष्य के लिए मुफीद क्या रहेगा? मोदी की कमजोर पकड़ वाली या फिर किसी और के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कांग्रेस का कितना नुकसान करेगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से या फिर 100 से 125 सीटों वाली कमजोर कांग्रेस की अगुवाई में बनी सरकार आने वाले समय में इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की मुसीबतें और बढ़ाएगी। तब एक ऐसी सरकार में होने या चलाने का अपयश लगेगा जिसमें अपने अपने स्वार्थों के लिए छोटे छोटे दल आए दिन खींचतान करते और मुट्ठियां भींचते नजर आएंगे। तब बीजेपी को कहने का मौका मिलेगा कि देश तो वही चला सकते हैं। फिर वोटर्स को मोदी सरकार की उन कथित नाकामियों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा जिसका दावा कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां आज कर पा रही हैं। तब सबसे ज्यादा बीजेपी के इस प्रचार को सुना जाएगा कि वो मोदी ही हैं जो पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। वो मोदी ही हैं जो देश हित में कड़े फैसले ले सकते हैं, जो बगैर राजनीतिक उथल पुथल के 5 साल देश चला सकते हैं। जबकि दूसरी स्थिति में 2019 में भले ही मोदी और उनकी बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाए, लेकिन 2021-22 आते आते संभावित जुगाड़ू सरकार के सामने आपसी खींचतान की वजह से देश का भरोसा खोने का खतरा जरूर रहेगा। ऐसे में इसके बाद अगर बीजेपी ने फिर वापसी की तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस भी भुगतेगी, क्योंकि तब कुछ राज्यों के छत्रप अपनी जमीन बचाने के लिए शायद कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा कोसते नजर आएंगे। वह कुछ के पाला बदल लेने की भी आशंका रहेगी। कांग्रेस को मिल सकता है कई राज्यों में अकेले उतरने का फायदा। कांग्रेस के 20 से ज्यादा राज्यों में 325 से ज्यादा सीटों पर अकेले उतरने से जो बात पक्की है वो ये है कि इससे विपक्षी वोट बटेंगे और बीजेपी को इसका फायदा होगा। लेकिन सीटों के लिहाज से इसका खामियाजा कांग्रेस उतना नहीं भुगतेगी जितना कि दूसरे बीजेपी विरोधी दलों को नुकसान होगा। मसलन 80 सीटों वाले यूपी में अगर कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हो भी जाती तो बीएसपी, एसपी, आरएलडी सेतर उसके हिस्से में गिनती की 6 से 8 सीटों से ज्यादा शायद ही कुछ आती। फिर सवाल होता कि पार्टी इनमें से जीतती कितनी सीटें हैं। वहीं प्रियंका और ज्योतिरादित्य को जिस आक्रामक तरह से मैदान में उतारा गया है उससे कांग्रेस अमेठी रायबरेली से आगे चंद और सीटों की उम्मीद तो कर ही सकती है। और ऐसा ना भी हुआ तो कांग्रेस के खाते में गए वोट आखिरकार महागठबंधन के उम्मीदवारों को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि राजनीति के कुछ पंडित प्रियंका की वजह से उन युवाओं और ब्राह्मण वोटरों के कांग्रेस की तरफ रुख करने की बात भी कहते हैं जो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन मोदी विरोधी या फिर मोदी समर्थक की शक्ल में साफ साफ हो चुकी खेमेबंदी के समय कुछ ही महीनों में वोटर्स का ये हृदय परिवर्तन आसान नहीं होगा। यही हाल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।